Hello and welcome back to my YouTube channel. I am Nardev, your English teacher. Dear students, today I come up with the first chapter of book The First Flight of class 10th, and the title of this chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Dear students, before we start reading, just learn these lines. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि फेथ जो होता है वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, मगर हमें फेथ किस चीज़ में लगाना चाहिए, किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। यही सवाल है, यही सवाल ये स्टोरी हमसे पूछती है। मतलब यही क्वेश्चन एक प्रकार से ये स्टोरी आपसे पूछेगी। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। लेंको इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंको नाम का एक किसान होता है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर ए 100 पिसोस, और उस लेटर में वो 100 पिसोस की सहायता मांगता है भगवान से। पिसोस ये वहाँ की करेंसी है, और करेंसी 100 पिसोस, जैसे अपने यहाँ पे 100 रुपये होते हैं, ऐसे ही 100 पिसोस है। ये इसकी डिमांड करता है गॉड से। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंको का लेटर भगवान के पास पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं। दिस व्हाट योर आंसर to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. Dear students, आप इन क्वेश्चंस के बारे में सोचिए और गैस कीजिए कि ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है इससे पहले कि आप इसको पढ़ना शुरू करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट पेज नंबर 3 पर आपको लेके चलता हूँ, जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। डियर स्टूडेंट्स, ये क्रेस्ट है, इसका मीनिंग यहाँ पे गिवन है। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ ए हिल। जैसे मान लो ये टॉप हुआ हिल का, फिर ये ऐसे मान लो कोई हिल चल रही है, जैसे वेव होती है, तो इस वाले पार्ट को हम जो टॉप है इसको क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। ठीक है। और इसके अलावा इसी क्रेस्ट पर उस फार्मर लेंको का क्या था, घर था। ये जो बनता है नीचे वाला पार्ट, इसे बोलते हैं वेव का, तो ये होता है ट्रफ, TROUGH। बट यहाँ पर हिल जहाँ पर दो हिल्स मिलती हैं और बीच का जो पार्ट बच जाता है, नीचे वाला पार्ट, उसे क्या बोला जाता है, वैली। ये वैली है। और यहाँ पर टॉप में तो उसका घर था क्रेस्ट पर, बट इस एरिया में उसकी फसलें, मतलब डालीनुमा, क्या पता सीढ़ी नुमा, जहाँ पे खेती की जाती है, इस प्रकार से उसकी क्रॉप्स उगाई जाती थी, जिसमें मेज की क्रॉप्स थी, मक्का के खेत थे उसके। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। केवल एकमात्र घर उस पूरी की पूरी वैली में, जो कि छोटी सी, लो हिल मतलब छोटी सी ऊंचाई वाली पहाड़ी के टॉप पर बना था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। डॉटेड का मतलब होता है लदे हुए होना। कह रहा है कि उस हाइट से, किस हाइट से, जहाँ पर ये लेंको का मकान है, ये जहाँ पर उसकी हट है, उसका हाउस है, वहाँ से कोई भी व्यक्ति एक नदी को बहते हुए देख सकता था और मक्का के फूलों से लदे हुए उसके खेतों को देख सकता था, जिसमें मतलब मक्का के फूल आए हुए थे। मक्का का जो कॉर्न जो आता है ना, उस पर डॉटेड यानी कि फ्लावर्स लदे हुए हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स लदे हुए हैं, किससे, फ्लावर से। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और यह सब जो लदे हुए फूल हैं, ये किस चीज़ का
विश्वास दिलाते हैं, किस चीज का प्रॉमिस करते हैं, एक अच्छी फसल का प्रॉमिस करते हैं इस बार। क्यों? क्योंकि जब अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं तो फसल की यील्डिंग भी अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। डाउनपोर होती है एक बरसात, हैवी रेन, और शावर होता है ड्रिजलिंग बोल सकते हैं जिसको, हल्की बूंदाबांदी। तो कह रहा है कि उस धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वो क्या थी? डाउनपोर, हैवी रेन, या तो अच्छी सी बरसात, या फिर एटलीस्ट ए शावर, या फिर कम से कम एक बूंदाबांदी ही सही। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब है यहां पर प्राइवेटली, पर्सनली। ठीक है, कह रहा है पूरी सुबह भर लैंको, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने कुछ और नहीं किया सिवाय पूरे दिन भर, पूरे सुबह आसमान में नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ बादलों को देखने के अलावा। मतलब उसने क्या किया कि सुबह भर उसने और काम तो किया नहीं, नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आसमान को देख रहा था वो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और उसके बाद वो अपनी पत्नी को क्या बोलता है कि अब हम वास्तव में हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। अपनी वाइफ को बोलता है वो, वुमेन कह करके पुकारता है उसको। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। बेटा सपर होता है इवनिंग का मील, डिनर से पहले जो खाया जाता है कुछ हल्का फुल्का भोजन, उसी ही सपर कहा जाता है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। जो औरत, उसकी पत्नी जो शाम का खाना बना रही थी, पका रही थी, उसने जवाब दिया हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। कह रहा है कि जो बड़े वाले बच्चे थे, ओल्डर बॉयज थे, वो तो सब क्या कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे। जबकि while the smaller ones यानी कि छोटे वाले वर प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस घर के पास, जब तक कि अनटिल, जब तक कि उस औरत ने उनको नहीं आवाज लगाई थी। किस चीज के लिए? कम फॉर डिनर, आओ डिनर के लिए आ जाओ। मतलब जब उसकी वाइफ ने, लैंको की वाइफ ने जब तक उनको आवाज नहीं लगाई तब तक वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, या बड़े वाले खेतों में काम कर रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, यह मील यानी कि शाम के खाने का समय था। जस्ट एज लैंको हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जैसा कि लैंको ने अनुमान लगाया था कि बरसात के बारे में उसने, क्योंकि वो सुबह भर देख रहा था आसमान को, तो जैसा उसने अंदाजा लगा रखा था, प्रिडिक्शन कर रखा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, वैसे ही मील के टाइम में, शाम के मील के टाइम में क्या हो गया? देखो ये कब हुआ है? मील के टाइम में। इससे पहले वाली लाइन में लास्ट पेज पर गिवन था ना, जस्ट एज से पहले यहाँ पर दे रखा था कि ये है टाइम किसका था? मील का टाइम। तो यानी कि इवनिंग के मील के समय, डिनर के समय ये बरसात शुरू हुई है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए, अप्रोच करते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा शुद्ध थी, फ्रेश थी, ताज़ा थी, एंड स्वीट और सुहावनी थी। क्योंकि हवा मीठी तो होती नहीं है, तो स्वीट का मतलब है यहाँ पे सुहावनी। द मैन हु वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन his body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। कह रहा है कि जो व्यक्ति था, कौन? लैंको, वो बाहर गया बरसात में, कोई और दूसरे कारण से नहीं, बल्कि बरसात की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड,
जब वह लौटा ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम का मतलब होता है चकित होना, वह चकित होकर के क्या बोलता है, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कह रहा है कि यह आसमान से बरसात की बूंदें नहीं गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या हैं, नए सिक्के हैं। तो बेटा ध्यान रखना कि उसने रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन किससे किया है, न्यू कॉइन्स से। ठीक है, रेन ड्रॉप्स का कंपैरिजन बेटा उसने किया है न्यू कॉइन से। ये रेन ड्रॉप्स हैं, इनका कंपैरिजन उसने न्यू कॉइन से किया है। और लाइक या एज वर्ड का भी यूज नहीं किया। इसका मतलब यहां पर रेन ड्रॉप्स को उसने न्यू कॉइन्स का मेटाफर दिया है। तो बेटा ये है मेटाफर, इसका ध्यान रखना, ये क्या है, मेटाफर। ठीक है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of, draped का मतलब होता है covered with cloth, cloth से ढका हुआ। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। कह रहा है कि with a satisfied expression, कह रहा है कि संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड, उसने अपने मतलब, अच्छा मैंने एक लाइन छोड़ दी बेटा, सॉरी फॉर दैट। इससे पहले ये लाइन थी, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। देखो उसने रेन ड्रॉप्स को कंपैरिजन क्या किया है, न्यू कॉइन से। रेन ड्रॉप्स को उसने मेटाफर दिया है न्यू कॉइन्स का। और जो स्मॉलर वाली थी ना, बिग ड्रॉप्स थी, जो बड़ी वाली ड्रॉप्स थी, द बिग ड्रॉप्स, उसको उसने कहा ये तो है 10 सेंट। ठीक है, 10 सेंट का नाम दिया है उन्होंने, मतलब उनको बताया कि छोटी जो बड़ी वाली जो ड्रॉप्स हैं वो तो है 10 सेंट की। जैसे अपने 10 पैसा होता है ना, वैसे वहाँ पे सेंट होता है। स्मॉलर जो करेंसी की स्मॉलर यूनिट है उसे वहाँ पे सेंट बोला जाता है। तो उसने कहा कि बड़ी ड्रॉप्स तो हैं 10 सेंट एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी वाली ड्रॉप्स हैं ना वो क्या हैं, आर 5, वो 5 वाली हैं, 5 सेंट्स हैं। तो यहाँ पर भी दोबारा से मेटाफर है कि बिग ड्रॉप्स के लिए उसने 10 सेंट का मेटाफर दिया और लिटिल वंस के लिए 5 का। ठीक है, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, कह रहा है कि अब संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्ड का मतलब होता है किसी को सम्मान देना या किसी को कुछ रिगार्ड करना। मतलब उसने अपनी फसल को किस चीज, क्या कह करके अपने खेतों को, पके हुए राइप कॉर्न का जो उसके खेत हैं, विद इट्स फ्लावर्स, जो लदे हुए हैं किससे, मक्का के फूलों से, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि ढके हुए हैं एक बरसात की चादर में, उनको रिगार्ड किया, मतलब उनका सम्मान करते हुए उसने सेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फैक्शन का एक्सप्रेशन दिया, यानी कि वो खुश हुआ, संतुष्ट हुआ, जैसे ही अपने खेतों को देखता है किससे ढके हुए, बरसात की चादर से ढके हुए, कवर्ड विद रेन, जब वो देखता है तो वो उसने सेटिस्फैक्शन के एक्सप्रेशन दिए। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। मगर अचानक क्या होता है, एक तेज हवा बहना शुरू हो जाती है, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और अलोंग विद द रेन यानी कि बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है मैच करना, किसी से मिलना, मिलना मतलब अपीयरेंस में मिलना, मेल खाना। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो बड़े बड़े ओले थे ना, जैसे जो लार्ज हेल स्टोन्स जो ओले हैं, वो किससे मेल खाते थे, सिल्वर कॉइन से। तो यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि लैंको ने लार्ज हेल स्टोन्स को क्या मेटाफर दिया, तो दिया बेटा ये सिल्वर कॉइन्स का, तो ये भी मेटाफर बनता है। तो ऐसे चीजों को रीड करते चलो बिटवीन द लाइन, यानी कि रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है उनको गहराई से, उनका अर्थ समझ करके पढ़ना। तो यहाँ पे अब तक देखो कितने मेटाफर आ चुके हैं। ऊपर ये भी मेटाफर था 5 वाला और 10 वाला, और यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स वाला आ गया है फिर से। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ
themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. फ्रोजन पल्स, देखो यहाँ पे फिर से रेन जो ओले हैं उनको फ्रोजन पल्स कहा गया है, तो ये भी मेटाफर है। क्या बोलता है वो इस लाइन में कि जो लड़के हैं एक्सपोजिंग, मतलब एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, भिगो रहे हैं बरसात में और बाहर दौड़ रहे हैं, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जमी हुई मोतियों, यानी कि इनको मोतियों से तुलना की गई है, पल से तुलना की गई है, किनकी, ओलों की। कह रहा है कि ये जमे हुए जो मोती हैं, क्योंकि व्हाइट कलर के होते हैं ये भी मोती भी और ये भी, तो इस वजह से इन्हें पल्स बोला गया है। जमे हुए मोतियों को, यानी कि ओलों को कलेक्ट करने के लिए वो बाहर दौड़ रहे हैं और अपने बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं किसमें, रेन में भीजने के लिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब चकित होकर के वो आदमी क्या कहता है कि अब बुरा हो रहा है, यानी कि यह बारिश अब, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, बुरा रूप लेती जा रही है अब ये बारिश, रियली गेटिंग बैड नाउ की, यानी कि अब ये बुरी होती जा रही है बरसात। आई होप इट पासिस क्विकली, फिर भी वो आशा रखता है कि शायद ये जल्दी ही पास हो जाएगी, यानी कि थम जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु हुआ क्या कि वो जल्दी से नहीं थमी। फॉर एन आवर द हेल, लगभग 1 घंटे तक हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड। हिल साइड का मतलब होता है ढलान वाली जो हिल है वो साइड में, उसे हिल साइड बोला जाता है। जैसे ये हिल है तो ये वाला जो पार्ट है ढलान वाला पार्ट, इसे हिल साइड कहते हैं। हिल साइड द कॉर्नफील्ड, मक्का के खेतों में, ऑन द होल वैली, कह रहा है कि पूरी की पूरी उस घाटी में। लगभग 1 घंटे तक वो ओले बरसते रहे उस घर पर, उस गार्डन में, हिल साइड पर, मक्का के खेतों में और संपूर्ण वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ, मानो कि, कवर्ड विद सॉल्ट। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा पूरा खेत कैसा हो गया था, पूरा पूरा जो फील्ड वहां से नजर आ रहा था वो कैसा हो गया था, सफेद, मानो कि पूरा का पूरा किससे ढक गया हो, साल्ट से, कवर्ड विद साल्ट, जैसा कि पूरा का पूरा साल्ट से ढका हो, ऐसा पूरा का पूरा फील्ड हो गया था वहां पर। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, कह रहा है कि एक पत्ता भी नहीं बचा था ट्रीज पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा का पूरा कॉर्न डिस्ट्रॉयड हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोइंग गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो जितने भी फूल थे प्लांट्स पर वो सब जा चुके थे, उड़ चुके थे। लैंकोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंको की जो आत्मा थी वो उदासी से भर आई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म रुका, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह अपने खेतों के बीच में खड़ा होता है और अपने बेटों के को बोलता है, क्या बोलता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड। देखो बेटा, लोकस्ट क्या होती हैं, इंसेक्ट्स होती हैं जो पत्तियों को खा जाती हैं, फसल के ग्रीन जो लीव्स होती हैं उनको खा जाती हैं और डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और ये ग्रुप में आते हैं। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब हुआ यहाँ पर टिड्डी दल, ठीक है ना। लोकस्ट्स का ग्रुप जो होता है उसे बोलते हैं प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, लोकस्ट्स वुड। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहता है वो अपने बच्चों से, कह रहा है कि एक टिड्डी दल भी इससे ज्यादा छोड़ देता, मतलब छोड़ जाता फसल को, इतना नष्ट नहीं करता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, परंतु इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मक्का नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह रात दुख भरी रात थी उनके लिए। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, कह रहा है कि ऑल ओवर वर्क पूरा पूरा हमारा काम व्यर्थ गया, फॉर नथिंग। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सारे भूखे मरेंगे इस साल। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी मतलब अकेली, हाउस अकेला घर, इन द मिडिल ऑफ द वैली देर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। कह रहा है कि परंतु जो उस मतलब जो लोग उस अकेले घर में रहते थे उनके दिलों में, जो उस घाटी के मध्य में बने अकेले घर में रहते थे
उन लोगों के दिल में सिर्फ एक आशा थी, सिंगल होप थी। वो आशा क्या थी, वो होप क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। कह रहा है कि लेंको कहता है कि इतने अपसेट मत हो, इतने परेशान मत हो वो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि सारा सब कुछ हमारा लॉस हो गया है, सब कुछ हमारा नष्ट हो गया है। रिमेंबर, मगर कह रहा है कि याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। मतलब अर्थात भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देता है। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा ही वो कहते हैं, यानी कि लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भगवान कभी किसी को भूख से नहीं मरने देता है, या कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात भर लेंको सिर्फ यही सोचता रहा, उसकी एक होप थी ना, उसके बारे में सोचता रहा कि भगवान से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था बचपन से ही, किसको? लेंको को। ऐसे विचार, ऐसी थॉट्स उसको दिए गए थे, जो कि भगवान में बिलीव या फेथ जताने वाली जो थॉट्स होती हैं, भगवान में उसका बिलीव बचपन से ही बनाया गया था। कहता है कि वो क्या बोल रहा था, वूज आइज, उस भगवान की, एक गॉड के लिए आया है, वूज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको सिखाया गया था कि भगवान की आंखें, सी एवरीथिंग, भगवान की नजरें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब होता है अंतःकरण। कह रहा है कि इवन, ये उस चीज को भी जो हमारे अंतःकरण में छुपी होती है, हमारे मन में, यानी कि सबके मन की गहरी बात को भी भगवान देखते हैं। लेंको वाज एन ओक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। बेटा यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंको वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, इसका मतलब हुआ यहाँ पर लेंको एक स्ट्रोंग व्यक्ति था या हार्ड वर्किंग पर्सन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जैसे वो पूरे मतलब खेत में कैसे काम करता था, एक जानवर की तरह काम करता था वो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मगर फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, यानी कि लिखना उसको आता था। ऐसा अक्सर माना जाता है कि खेत में काम करने वाला, जानवरों की तरह खेत में काम करने वाला अनपढ़ ही होता है और उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। मगर ऊपर तो एक तरफ राइटरिस्ट को बोल रहा है लेंको वाज एन ओक्स, ओक्स मतलब बैल, मतलब बैल की उसे उपाधि दे रहा है। मेटाफर है ये भी यहाँ पे, लेंको वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, यानी कि लेंको को ओक्स का मेटाफर दिया गया है। तो यहाँ पे भी याद रखना क्या है, ये मेटाफर है, मेटाफर है बेटा, ये ध्यान से पढ़ना इसको। मेटाफर है, ओक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू। कह रहा है कि लेंको बहुत ही, यहाँ पे लेंको वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन का मतलब हुआ लेंको वाज ए हार्ड वर्किंग पर्सन या ए हार्ड वर्किंग फार्मर। ठीक है, इसका मतलब यही निकलता है कि वो कठिन परिश्रमी किसान था जो जानवरों की तरह खेतों में, पशुओं की तरह खेतों में काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, सुबह होने पर, डे ब्रेक मतलब होता है बोर फटना, सुबह जो दिन निकलता है उसे बोला जाता है डे ब्रेक। ही बिगन टू राइट, वो लिखना शुरू कर दिया, ए लेटर, एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड पेस्ट इन द मेल, जिसे वो खुद टाउन में लेके जाएगा और मेल में, डाक का जो बॉक्स होता है वहां पर पोस्ट करके आएगा, उसको डाल करके आएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह जो पत्र था ना, ये कुछ और नहीं था बल्कि एक भगवान को पत्र था, भगवान को लिखे जाने वाला एक पत्र था। तो बेटा यहाँ पर उसका फेथ शो किया गया है कि वो कितना डीप फेथ रखता है कि भगवान को ही उसने मदद के लिए लेटर लिख दिया। उसका इतना गहरा है कि मेरा पत्र भगवान पढ़ेंगे भी और भगवान मुझे मदद करेंगे भी। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry। कह रहा है कि उसने लिखा, he wrote, क्या लिखा उसने? God, भगवान, उस लिफाफे पे उसने लिखा और बोला, if you don't help me,
माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पीसोस। पीसोस वहाँ की करेंसी है, देखो ये इधर लिखा हुआ है, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, ये करेंसी होती है मुद्रा जिसे बोला जाता है। इन ऑर्डर टू शो, SOW का मतलब होता है उगाना, फसल बोना। माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म ब्ला ब्ला ब्ला। आगे उसने ऐसे ऐसे लिखा, ये इसमें पूरा दे नहीं रखा, राइटर ने इंक्लूड नहीं किया। वो क्या कहता है कि मुझे 100 पिसोस यानी कि 100 पिसोस मुद्रा की जरूरत है ताकि मैं दोबारा अपने खेत में बीज बो सकूं तथा नई फसल आने तक जीवित रह सकूं, गुजारा कर सकूं। बिकॉज, क्योंकि द हेलस्टोन, क्योंकि ओलावृष्टि ने, और आगे यहाँ पर वो कुछ कुछ बोलता, वो चीज़ दे नहीं रखी राइटर ने, ये सब कुछ वो लिखता है अपने लेटर में। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर क्या लिखा एड्रेस के तौर पर, टू गॉड, ऐसे उसने संबोधन के तौर पर टू गॉड लिखा, यानी कि भगवान को पत्र। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर लिफाफे के अंदर लेटर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी ट्रबल्ड है यानी मुसीबत में है, सोच विचार में है, दुविधा में है। वेंट टू टाउन, और दुविधा के साथ वो कहां पर जाता है, टाउन में चला गया। किस पर्पज से, उस लेटर को पोस्ट करने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वहां पर जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर उस लिफाफे पर, उस एनवलप पर, उस लेटर पर वो क्या करता है, एक स्टैंप लगाता है, और उसके बाद लिफाफा वो मेल बॉक्स में यानी कि डाक का जो बॉक्स होता है उसमें डाल देता है। वन ऑफ एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन, कह रहा है कि जो डाकखाना के जो एम्प्लॉयज थे, कर्मी थे, उनमें से कोई एक, हु वाज पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में कामों में भी, दूसरे जो कार्य होते थे उनमें भी मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। उस लिफाफे को लेकर के, उस लेटर को लेकर के हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। बॉस कौन होता है वहां का, हेड जो होता है ना, पोस्ट मास्टर जो होता है वहां का, उसके पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको भगवान वाला पत्र, भगवान को जो पत्र था, भगवान को जाने वाला जो पत्र था, वो उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कह रहा है कि उसके कार्यकाल में, यानी कि उसने जब तक डाकिए का जॉब किया तब तक उस कार्यकाल में कभी भी उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा था जो भगवान का एड्रेस हो। द पोस्ट मास्टर है, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट एमिएबल, फैट मतलब मोटा, एमिएबल मतलब फ्रेंडली बिहेवियर वाला, प्लीजेंट, एक मोटा और दोस्ताना व्यवहार वाला व्यक्ति था। फेलो, फेलो मतलब एक इंसान था या व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु जल्दी ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द, टैपिंग का मतलब होता है थपथपाना, द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और पत्र को अपनी डेस्क पर, अपनी मेज पर थपथपाते हुए उसने कमेंट किया। क्या बोलता है वो, व्हाट फेथ, सरप्राइजिंगली बोल रहा है वो कि क्या विश्वास है। आई विश काश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मैं भी ऐसा ही विश्वास रखता भगवान में जैसा कि ये लेटर लिखने वाला इंसान का है, जैसा कि इसका फेथ है ना, वैसा ही मेरा भी फेथ होता। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, इसने तो भगवान से ही पत्र लेखन आरंभ कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उस लेटर लिखने वाले व्यक्ति का भगवान से विश्वास नहीं तोड़ने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्या, आंसर द लेटर, उस पत्र का जवाब देने का आइडिया आया। बट वैन ही ओपेंड इट, परंतु जब उसने उसे खोला, पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जैसे ही उसने पत्र खोला तो उसको पता चला कि इस पत्र के जवाब देने के लिए, गुडविल मतलब एक अच्छे विचार, ठीक है, अच्छे विचारों, शाही, इंक
और पेपर, इनके अलावा भी कुछ और चीज़ चाहिए। और चीज़ क्या? पैसे, मनी, क्योंकि उसने मनी भी तो डिमांड की थी ना। केवल वो गुडविल नहीं चाहता था, मतलब मोटिवेशन, ऐसे थॉट नहीं चाहता था जो केवल सपोर्टिव हों। इंक यानी कि उसको केवल लिख करके जवाब नहीं चाहता था, ना ही वो कागज़ की ज़रूरत थी उसको, लैंको को। उसके अलावा भी उसको क्या चाहिए थे? पैसे। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, परंतु उस व्यक्ति ने प्रण ले लिया था ना कि मैं इसका जवाब दूंगा, तो वो अपने इस प्रण पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम द हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। कह रहा है कि उसने क्या किया, जो उसके कर्मी थे, डाक खाना के जो एम्प्लॉयज थे, उनसे पैसे के लिए कहा, पैसे मतलब इकट्ठे करने के लिए उनसे बोला। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी में से भी हिस्सा दिया कुछ। और बहुत सारे अपने जो उसके दोस्त थे, पर्सनल दोस्त थे, उनको भी उन पर भी क्या किया? दबाव डाला। एक चैरिटी का जो जो धार्मिक कार्य का जो काम है, उसमें मदद करने के लिए, उसमें दान देने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos। ये उसके लिए मुश्किल कार्य था, एक साथ 100 रुपए, 100 पिसोस इकट्ठे करना, मतलब वो 100 पिसोस इकट्ठे नहीं कर पाया था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इस वजह से वो केवल उस किसान को आधे से कुछ ज़्यादा पैसे ही भेज पाया, मतलब आधे जितने मांगे थे ना, उसके हाफ से कुछ ज़्यादा ही सेंड कर पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंको एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। कह रहा है कि उसने क्या किया, जितने पैसे इकट्ठे हुए वो एक उस एनवलप में डाले और उस पर लेंको का एड्रेस लिख दिया, लेंको का जो एड्रेस था कि लेंको के नाम पत्र है, और नीचे एक सिंगल वर्ड क्या लिखा? सिग्नेचर कर दिया, फ्रॉम गॉड, गॉड लिख दिया उसने, गॉड का सिग्नेचर, यानी कि ये वर्ड लिख दिया कि गॉड की तरफ से, ताकि लेंको का विश्वास ना टूटे और उसे लगे कि भगवान ने मेरे लिए पैसे भेजे हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंको केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। कह रहा है कि आने वाले संडे को लेंको कुछ समय, जो वो रेगुलरली आता था उस समय से कुछ समय पहले ही आ गया इस बार वो। और क्या पूछता है वो? इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। देखो, कंटेंटमेंट का मतलब होता है बेटा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे ही वो मतलब लेंको आता है, तो वही पोस्टमैन जो जिसने उस पत्र कलेक्ट किया था, उसी ने स्वयं वो पत्र उसके हैंड ओवर किया, उसको सौंपा लेंको को। और पोस्ट मास्टर था ना, जो हेड, पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है, वो अंदर से अपने ऑफिस में से ही खिड़की से देखता हुआ संतुष्टि का अनुभव कर रहा था कि कोई व्यक्ति जब किसी की मदद करता है तो उसको अंदर ही अंदर फील गुड होता है ना, संतुष्टि का भाव, उस फीलिंग को महसूस कर रहा था कि एक अच्छा कार्य करके जो संतुष्टि आती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको वो फील कर रहा था। लेंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। देखो, लेंको जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी उसने शो नहीं किया वो पत्र वापस पा करके। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था, विश्वास इतना ज़्यादा था भगवान में, कि उसे सरप्राइज हुआ ही नहीं कि भगवान की तरफ से वापस रिप्लाई भी आया, क्योंकि उसे विश्वास था कि मैंने अगर भगवान से मदद मांगी तो वो ज़रूर करेंगे, और वो आराम से नॉर्मली है, कुछ भी सरप्राइजिंग शो नहीं कर रहा है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी कि उसका इतना गहरा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, मगर जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और कभी भी वो लेंको यदि कुछ रिक्वेस्ट करे तो उसको भी डिनाई नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। इमीडिएटली, जल्दी ही, लेंको वेंट अप टू द विंडो, लेंको कहाँ जाता है? विंडो पर जाता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पत्र लिखने के लिए जो पेपर की जरूरत होती है ना, कागज और स्याही, वो मांगने के लिए विंडो पे जाता है। मतलब जो पोस्ट ऑफिस की विंडो होती है जहाँ पर इंक वगैरह
स्टैंप वगैरह मिलती हैं वहाँ पर जाता है और क्या मांगता है, पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग डेस्क। जो पब्लिक की लिखने की जो डेस्क होती है, टेबल होती है, वहाँ पर ही स्टार्टेड टू राइट, वहाँ पर पेपर को रख करके वो लिखना शुरू करता है। विद मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ब्रो होती है बोहें, आंखों के ऊपर जो ब्रो होते हैं ना, व्रिंकलिंग मतलब उनमें, व्रिंकल का मतलब होता है ये मतलब अपनी जो स्किन है उसमें अगर सलवटें पड़ जाती हैं तो उन्हें व्रिंकल्स बोला जाता है। यानी कि वो ऐसे एक्सप्रेशन शो कर रहा है कि अपने बाहों को ऊपर चढ़ा रहा है। बाहें जो होती है ना, आंखों की बाहें, इनको जब हम चढ़ा लेते हैं जब कुछ सोच रहे होते हैं तब। कॉज्ड बाय हिज एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ये किस वजह से चढ़ी थी ऐसी बाहें, उसका फेस एक्सप्रेशन क्यों बना था, क्योंकि जो वो एफर्ट्स कर रहा था ना अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का, उनकी वजह से उसकी बाहों में क्या पड़ गई थी, जो आंखों के ऊपर जो ये ब्रो होता है, आई ब्रो होता है, इनमें सलवटें यानी कि व्रिंकल्स पड़ गए थे, वो बाहें ऊपर चढ़ गई थी। वैन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स टू द लेटर। उसने टू द एनवलप जो भी है, वो जब पत्र लिख लेता है तो वो कहाँ पर जाता है, विंडो पे जाता है, वहाँ पर वो स्टैम्प लगाता है और जो स्टैम्प जो होती है उस पर उसको गिला करके, अपने मुंह से गिला करके उसको वहाँ पर चिपका देता है। द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट होती है मुट्ठी, मुट्ठी के प्रहार से मतलब उसे चिपका देता है उसके लिफाफे पर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही जिस क्षण पत्र उस मेल बॉक्स में गिरता है तुरंत अब की बार पोस्ट मास्टर जाता है उसको ओपन करने के लिए। पोस्ट मास्टर उसे खोलता है और क्या लिखा था उसमें, इट सेड, ये कहता था, पत्र क्या कहता था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी आई हैड एंड दैट आई आस्क्ड फॉर, कह रहा है कि पैसे में से जिसने मैंने मांगे थे, ओनली 70 पिसोस रीच्ड मी, केवल 70 पिसोस ही मुझ तक पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, मेरे को बचा हुआ अमाउंट भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु इस बार मुझे ये डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं ये ठगों की एक टोली है, यानी कि लुटेरों का एक समूह है। लैंको, और नीचे उसने लैंको लिख दिया कि लैंको की तरफ से, फ्रॉम लैंको, यानी कि इस बार वो भगवान को जब पत्र लिख रहा है तो उससे रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 30 पिसोस मांग रहा है और साथ में क्या बोल रहा है कि मेल से, डाक से इस बार मेरे को ये पैसे मत भेजना। और एक थर्ड थिंग उसने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं ये कौन है, बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि ठगों की, लुटेरों की टोली है, मंडली है, इनके थ्रू आप मत सेंड करना। अब देखो उसने उनको बंच ऑफ क्रुक्स क्यों कहा, क्योंकि उसके माइंड में कन्फ्यूजन है। उसने सोचा कि ये पैसे जो कम हैं ये भगवान ने काउंटिंग मिस्टेक नहीं की है, भगवान ने 100 ही भेजे होंगे और ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने 30 यहाँ से निकाल लिए हैं, और इसलिए उसे लगा कि ये क्रुक्स हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, इसलिए उनको बंच ऑफ क्रुक्स कह दिया। बेटा इस लाइन में जो उसने बंच ऑफ क्रुक्स कहा है, इस लाइन में क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे बोलते हैं आयरनी, हिंदी में बोलते हैं विडंबना। पहले तो ये विडंबना क्या होती है ये सुनो। विडंबना, आयरनी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हम लोग रीडर्स कैरेक्टर्स से कुछ और एक्सपेक्टेशन कर रहे हों और हो जाए उसके जस्ट अपोजिट। यहाँ पर करना तो चाहिए था लैंको को उनका थैंक्स बोलना था उनके लिए, क्योंकि पैसे इन लोगों ने ही तो भेजे थे, बट बदले में लैंको क्या बोल रहा है, उनको लुटेरों की टोली कह रहा है। तो यहाँ पर आयरनी है बेटा, इस चीज़ को ध्यान से रखना। क्वेश्चन आ सकता है कि ये लाइन आपको दे दिया जाए और बता दिया जाए कि इसमें आयरनी है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो बेटा ये आयरनी इसलिए है क्योंकि जो मदद करने वाले हैं उनको ही लुटेरे कहा गया है, यही विडंबना है। यानी कि जहाँ पर जैसा होना चाहिए था, जो आशा की जाती है उसके विपरीत कोई कैरेक्टर बोल रहा हो, कोई कैरेक्टर यदि ऐसी बात बोल दे जो आशा की जाए उसके विपरीत हो, तो वहाँ पर आयरनी होता है। ठीक है,
विडंबना हो जाती है, ये एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।